नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विद सोनू कोचिंग इंस्टीट्यूट में। पिछले वीडियो में आप लोगों ने मानव में पोषण से रिलेटेड 2 स्टेप के बारे में अध्ययन किया। पहला अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन यानी कि डाइजेशन, और तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वह है अवशोषण। तीसरी जो प्रक्रिया है वह है अवशोषण यानी कि एब्सॉर्प्शन। अवशोषण की प्रक्रिया छोटी आंत में होती है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मुख गुहा में पाचन होता है, पार्शियल डाइजेशन, जिसमें कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। उसके बाद से ग्रास नली यानी कि फूड पाइप से होते हुए भोजन स्टमक में आता है। स्टमक में गास्ट्रिक जूस सेक्रेट होता है, क्योंकि इसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं और जठर ग्रंथियां गास्ट्रिक जूस सेक्रेट करती हैं, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट पदार्थ होते हैं। पहला होता है पेप्सिन एंजाइम, दूसरा होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और तीसरा होता है म्यूसिलेज। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन एंजाइम ये फूड को पार्शियल डाइजेस्ट करता है, और HCl क्या करता है, भोजन के माध्यम को अम्लीय करता है, कीटाणुओं से सुरक्षा प्रदान करता है और भोजन को सड़ने से बचाता है, तथा जो भी हार्ड मटेरियल होते हैं हमारे फूड में उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है, गलाने का काम करता है। और म्यूसिलेज भोजन को चिकना बनाता है और मुलायम बनाता है। और इस प्रकार से भोजन का पाचन होने के बाद से यह भोजन आगे बढ़ता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक यू टाइप की नली है। यू टाइप की नली, इसको हम ड्यूडिनम कहते हैं या ग्रहणी के नाम से जाना जाता है। ग्रहणी में जैसे ही भोजन एंटर करता है, यहाँ पर 2 तरह के ग्लैंड्स होते हैं जो अपने डाइजेस्टिव जूस को सेक्रेट करके और ट्यूब के माध्यम से, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लीवर है। लीवर यानी कि यकृत या कलेजा के नाम से जानते हैं। यह पित्त रस का निर्माण करता है। लीवर में कुप्फर कोशिकाएं पाई जाती हैं और ये कुप्फर कोशिकाएं पित्त रस का निर्माण करती हैं, और वो पित्त रस इसी छोटे से एक ग्रंथि में स्टोर रहता है, जिसको हम पित्ताशय कहते हैं। पित्ताशय आप लोगों ने सुना होगा, पित्ताशय यानी कि गाल ब्लैडर का स्टोन, ठीक है ना। तो ये वही पित्ताशय है जिसमें पित्त रस पाया जाता है, और पित्त रस क्षारीय होता है। यानी कैसा होता है, क्षारीय, यानी कि बेसिक नेचर का होता है। और यह बाइल जूस है, इसमें पित्त साल्ट पाए जाते हैं, पित्त लवण। ये क्या करते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी तेल वाली पदार्थें होती हैं उनको यदि हम पानी में डालें तो छोटे छोटे गोले के रूप में बन जाता है। ये पानी में पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं होता है, छोटे छोटे गोलियों के रूप में बन जाता है। तो इसी प्रकार की जो बड़ी गोलियां होती हैं फैट की, उसको इमल्सीकरण किया जाता है, इमल्सिफिकेशन किया जाता है बाइल साल्ट के द्वारा, और वह फैट की छोटी गोलियों में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद से यहाँ पर जब स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन प्रवेश करता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है। पिछले वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट ये ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, फैट ये फैटी एसिड में चेंज हो जाता है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में चेंज हो जाता है। और प्रोटीन किस में चेंज हो जाता है, एमिनो एसिड में चेंज हो जाता है, एमिनो एसिड्स। तो इस तरह से ये भोजन के जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, जटिल यौगिक होते हैं, ये जटिल यौगिक अपने से सरल यौगिकों में बदल जाते हैं। इसी को तो पाचन कहते हैं। पाचन में क्या होता है, भोजन के बड़े कणों को छोटे और घुलनशील कणों के रूप में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। तो यहाँ पर तीनों प्रकार के जो मुख्य पोषक पदार्थ होते हैं, इनको सिंपल मॉलिक्यूल्स में चेंज कर लिया जाता है। और इसी समय क्या क्या होता है, तो लीवर और पेंक्रियाज से भी कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम मिलते हैं। तो पहले लीवर के बारे में हमने जाना कि लीवर क्या करता है, बाइल जूस बनाता है जिसमें बाइल साल्ट होता है, और ये बाइल साल्ट
भोजन के मीडियम को क्षारीय करता है, यानी कि बेसिक नेचर प्रदान करता है। और मोस्टली यह फैट पर अपना एक्शन करता है, जिसमें फैट के बड़े यानी कि बिग ग्लोब्यूल्स जो होते हैं वो स्मॉल ग्लोब्यूल्स में चेंज हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। इसके बाद से दूसरा जो ऑर्गन्स है यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ये दोनों तरह के अग्न्याशय जो होता है ये दोनों तरह की ग्रंथियों का रोल प्ले करता है। अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में ये दो तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन सेक्रेट करता है, जिसमें एक को इंसुलिन कहते हैं, या ब्लड के शुगर लेवल को डिक्रीज करने का काम करता है, यानी कि ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ने से रोकने का काम करता है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है वह है ग्लूकागॉन। इसका मेन वर्क ये है कि यह ब्लड में शुगर लेवल को घटने से रोकता है, यानी कि यह इंक्रीज करने का काम करता है। तो दोनों के अलग अलग वर्क हैं और दोनों ये अपने वर्क को सही तरीके से जब करते हैं तो ब्लड में शुगर लेवल एकदम नॉर्मल बना रहता है। इसके बाद से यहाँ पर पेंक्रियाज के द्वारा, ये तो हो गया अंतःस्रावी के रूप में दो हार्मोन्स का सेक्रेशन करता है। बहिःस्रावी के रूप में यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के रूप में ये तीन तरह के इंपॉर्टेंट एंजाइम रिलीज करता है। तो हम जानेंगे यहाँ पर पेंक्रियाज ये तीन तरह का एंजाइम बनाता है। पहला एंजाइम है एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है? एमाइलेज का जो एक्शन है वो स्टार्च पर होता है। स्टार्च पर एमाइलेज का एक्शन होता है और यह स्टार्च को किस में बदल देता है? ग्लूकोज में बदल देता है, ग्लूकोज। दूसरा जो इंपॉर्टेंट एंजाइम है वह है ट्रिप्सिन। और इसकी प्रक्रिया किस पर होती है? ट्रिप्सिन यहां लिखना था, ये एंजाइम है ट्रिप्सिन। और यह जो है प्रोटीन पर अपना एक्शन करता है, प्रोटीन। और प्रोटीन को ये पेप्टोन्स में बदल देता है। और तीसरा जो मुख्य एंजाइम है वह है लाइपेज। यह फैट पर अपना एक्शन करता है, लाइपेज। और फैट को यह फैटी एसिड में चेंज कर देता है, फैटी एसिड्स। तो इस तरह से ये तीनों एंजाइम जो पेंक्रियाज से रिलीज होते हैं और भोजन को कंप्लीटली यहाँ पर डाइजेस्ट कर देते हैं। तो इस तरह से छोटी आंत में जाकर के भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है और यहाँ से अगली प्रक्रिया शुरू होती है अवशोषण की। अवशोषण के लिए मनुष्य के आंत की दीवारों में, बाहर से तो ये चिकनी होती है लेकिन अंदर से कुछ उंगलियों जैसे प्रवर्ध होते हैं जिसको हम विलाई कहते हैं। कई बुक्स में विली लिखा रहता है, VILLI, विलाई। इनको हम हिंदी में रसांकुर भी कहते हैं, रसांकुर। ये छोटी आंत के आंतरिक सतह के क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं और यहां तक भोजन जो है काफी तरल रूप में कन्वर्ट हो चुका होता है और छोटी आंत के अंदर की ओर जा करके यह पूरी तरह से पतली परत के रूप में फैल जाता है। और इस प्रकार से यह रसांकुर में उपस्थित जो सेल्स होते हैं इसके मुख्य पोषक पदार्थों को खींचने लगते हैं, जिसको हम अवशोषण कहते हैं। अवशोषण करने के बाद से यह सभी पोषक पदार्थ ब्लड में मिश्रित कर दिए जाते हैं। और ब्लड क्या करता है? आप लोगों को पता है कि ब्लड 24 आवर हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है और यह ब्लड इन पोषक पदार्थों को ढोने का भी काम करता है, ले करके यह हमारे शरीर के सभी सेल्स तक पहुंच जाता है, जहां पर ये ले जाकर के सेल्स को हैंडओवर कर देता है, सेल्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम स्वांगीकरण की प्रक्रिया कहते हैं, यानी कि पोषक पदार्थों को ब्लड के माध्यम से कोशिकाओं तक पहुंचाना और कोशिकाओं द्वारा अवशोषित करने की प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। स्वांगीकरण की प्रक्रिया हो जाती है और इस प्रकार से हर एक सेल्स तक ये पोषक पदार्थ पहुंच जाते हैं। इसके बाद से
भोजन में जो भी पदार्थ बचा होता है, तरल रूप में भोजन अब बड़ी आंत में प्रवेश करता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है। इसमें उपस्थित जो एक्सेस वाटर होता है, बहुत अधिक मात्रा में पानी पाया जाता है, उस एक्सेस वाटर को यहाँ पर अवशोषित कर लिया जाता है और शरीर में पुनः वापस भेज दिया जाता है। जैसे ही एक्सेस वाटर का अवशोषण होता है, यह भोजन सेमी सॉलिड यानी कि जो अनावश्यक भोजन होता है, अपचित भोजन जिसको शरीर से बाहर निकालना होता है, ऐसे भोजन को हम अपचित भोजन कहते हैं। तो अपचित भोजन से जब जल की मात्रा निकाल ली जाती है बड़ी आंत के द्वारा, तो यह भोजन सेमी सॉलिड यानी कि अर्ध ठोस कंडीशन में पहुंच जाता है और इस प्रकार से इस भोजन को पहुंचा दिया जाता है मलाशय में, जहां पर यह अपचित भोजन इकट्ठा रहता है और जिसको हम समय समय पर अपने शरीर से एनस यानी कि मल द्वार के द्वारा बाहर डिस्चार्ज कर देते हैं। तो यह प्रक्रिया पूरे पाचन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।